बीजेपी को अपना वोट बचाती हुई दिख रही है, भले हार जाए, लेकिन बीजेपी को पहली हार तो उसी समय मिल गई जब वोट परसेंट कम हो गया। बीजेपी हारती है तो ये नितिन नवीन की व्यक्तिगत हार होगी, ये सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत हार होगी। गुजरात में राहुल गांधी ने कभी कहा था कि हम गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, तो गुजरात में हराने का भी मतलब ये है, अगर गुजरात हार गए इसका मतलब बीजेपी का ऑरा खत्म है। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि ऑरा बरकरार है। तो बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीटों पर आज मतगणना शुरू हो चुकी है और आज सबसे ज्यादा दिलचस्प जो बात है और चर्चा का जो विषय बनी हुई है सीट है वो है बांकीपुर विधानसभा सीट। यहाँ पर जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, जो उनके फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, इस वक्त वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर है नीरज और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता बनी हुई हैं। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं और दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज उनसे बात करते हैं कि कैसा माहौल है और क्या कुछ चुनावी रुझान आ रहे, सीधे उनसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो बांकीपुर विधानसभा सीट की है। बांकीपुर का महत्व इस बात में है कि वहाँ से नितिन नवीन जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा, ये बीजेपी का गढ़ है और कई चुनाव, कम से कम 8-9 चुनाव लगातार बीजेपी यहाँ जीती है। नितिन नवीन के पिताजी भी यहाँ से एमएलए रहे हैं, तो बीजेपी के लिए ये एक स्वाभाविक और नेचुरल सीट मानी जाती थी जहाँ उसको जीत मिल सकती है। दूसरा है कि एक प्रवृत्ति होती है सत्ता में जो होती है उसके लिए बाई इलेक्शन जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, और बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है बिहार में, तो इसलिए भी बांकीपुर सीट पर एक ये था नज़र है कि बीजेपी यहाँ निश्चित रूप से जीतनी चाहिए। तो उसमें अगर हमें प्रशांत किशोर जीतते हुए या बढ़त लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों ही बातें एक अलग मैसेज देती हैं कि क्या बीजेपी अपने उस गढ़ में हार जाएगी जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उस स्टेट में हार जाएगी जहां। बिल्कुल सर, लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट को शहरी क्षेत्र माना जाता है, तो बीजेपी का जो 30 साल पुराना कैडर वोट बैंक है, ये पूरे खिसकने के जो संकेत है नजर आ रहे हैं, क्या ये एक शहरी असंतोष इसको हम कह सकते हैं? देखिए, ये तो वोट प्रतिशत जब बहुत कम हुआ तो उसमें ये दिखा कि बीजेपी सरकार के या इनकम्बेंट गवर्नमेंट के प्रति कोई रुझान नहीं है, उसका एक मतलब ये निकला। तो दूसरा मतलब चुनाव नतीजे से निकलता है, जो भी कंप्लीट होना बाकी है, लेकिन प्रशांत किशोर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए बांकीपुर एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा वो अगर लूज़ करती है। और जैसे बाकी दूसरी जो सीटें हैं दतिया मध्य प्रदेश में, तो वो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, लेकिन फिर भी वो बीजेपी का गढ़ रही थी। तो क्या बीजेपी उस गढ़ को वापस हासिल कर लेगी, इसके पॉलिटिकल मतलब निकलेंगे। फिलहाल बहुत कांटे का मुकाबला है, 830-32 वोटों का फर्क है। और लेकिन गुजरात में देखें तो गुजरात में खबर तब बनती है जब बीजेपी हार जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी जीतेगी ही, लगातार बीजेपी सत्ता में है और फिलहाल बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी वहाँ जीतती हुई दिख रही है। दतिया की भी बात कर लेते हैं सर। अभी इस वक्त अंदरूनी कलह की बात हो रही थी, क्योंकि सबको मालूम है कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलना था, लेकिन उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अंदरूनी कलह बाकी पार्टियों में होती है उसमें, और बीजेपी में होती है उसमें बहुत फर्क है। बाकी पार्टियों में तो अंदरूनी कलह का नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी में ये है प्रवृत्ति है कि अगर आपके कारण नुकसान हुआ तो आपका पॉलिटिकल करियर नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो नरोत्तम मिश्रा जी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सीट जिता के दिखाएं, अन्यथा माना जाएगा कि उनके असंतोष के कारण हार मिली। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, फिर भी उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है इस सीट पर दांव पर है। ये बीजेपी का कल्चर है। तो इस हिसाब से दतिया को देखा जाएगा, बहुत कांटे की टक्कर है, हो सकता है कोई भी जीते। लेकिन वहाँ एक तीसरा फैक्टर जो है बीएसपी का, वो अच्छा खासा वोट, लगभग 25-30% वोट लेती हुई दिख रही है। तो ये अगर होता है और कांग्रेस हार जाती है
तो फिर विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि ये थर्ड फोर्स बीच में आ जा करके हमारे संभावना को प्रभावित करती है, तो हम बाकी के इलेक्शंस में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, ये उनके लिए सोचने की बात होगी। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसको इस रूप में देखा जाएगा कि बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली, इवन वोट बांटने के लिए तीसरे फोर्स को भी खड़ा कर लिया, फिर भी कांग्रेस जीत गई, तो वो उसकी जीत बहुत बड़ी मानी जाएगी। हमारे साथ बुद्ध सेन जी भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल मामलों के जानकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। सर, आप बताइए, क्या बांकीपुर में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस की कमी है, विकल्प की कमी है, इसलिए जो जनता है इस वक्त नई पार्टी को चुन रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो इनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखा जा रहा था कि अक्सर वो पर्दे के पीछे रहकर एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते थे, लेकिन इस बार पहली बार वो खुद मैदान में उतरे। तो क्या जनता के पास विकल्प की कमी है, इसलिए वो जीतते नजर आ रहे हैं? दरअसल इसमें कई कारण हैं। ये अचानक नहीं हुआ है। इसको आप पश्चिम बंगाल में जो वहाँ ममता बनर्जी की सरकार हटी और उससे जो एक खास वर्ग में जो असंतोष फैला है, और दूसरी बात कि विपक्ष भी यहाँ पे आप देखेंगे कि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत पीछे चले गए हैं। इसका मतलब है कि आरजेडी ने भी उसको अंदर से सपोर्ट नहीं किया है। और उसने एक विकल्प जो देखा, विपक्ष का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक के वोट वहाँ लगभग 10% के आसपास हैं, 10-12% हैं। तो वो यादव का 12% है, मुस्लिम का करीब वही 10% है। तो यादव और मुस्लिम ये दोनों हमको लग रहा है कि ये प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी की तरफ अधिकांश, हमारे अभी ये जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता हैं मसीहुद्दीन, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 90% नहीं 99% मुसलमानों ने हमें वोट किया है। तो ये बताता है, उनका जो आत्मविश्वास है वो ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो आक्रोश मुसलमानों के बीच गया, वो यहाँ एक उसने विकल्प की तलाश की कि आरजेडी तो इस सीट को निकाल नहीं सकती। बिल्कुल। और चूंकि प्रशांत किशोर के बारे में विपक्ष, खास करके आरजेडी ने ही यह प्रचार किया था पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। और इसमें सबसे बड़ा निर्णायक हुआ कास्ट का। अभी सरकार से वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। पहली बार भाजपा से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। और अगली जाति के खास करके भूमिहारों के साथ उनका जो व्यवहार, आरोप लगता रहा है कि अब व्यवहार उनका सकारात्मक नहीं है। अभी ये एक उनके मंत्री हैं, उनकी सीट बचाने के लिए एक भूमिहार के एमएलसी हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। ये दूसरी बात की विधानसभा में सरकार की तरफ से कहा गया कि अब सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ भूमिहार लिखा जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण जो अब तक लिखा जाता रहा है वो अब नहीं लिखा जाएगा, अब सिर्फ भूमिहार लिखा जाएगा। तो ये भी भूमिहार समाज के जो वोटर हैं या उस समाज में यह संदेश गया, यह जो सरकार है ये कोशिश की गई, हमारी पहचान को मिटाने पे तुली हुई है। ये आक्रोश एक मुश्त जन स्वराज की तरफ चला गया। एक मुश्त नहीं भी कहें तो 90% मानकर चले चला गया। तो विपक्ष ने भी देखा, आरजेडी ने भी देखा कि यादवों का वोट उनके तरफ से, रेखा गुप्ता समाज, वैश्य समाज, उनका करीब वहाँ 8 से 9% वोट है। तो अगर आप देखेंगे तो रेखा गुप्ता को भी लगता है वैश्य समाज के। सर, लेकिन ये आरजेडी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि तीसरे नंबर पर पार्टी अभी खिसक गई है। चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन वहाँ उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा मुक्त कर दे। भाजपा से मुक्त होने के बाद ही वह आपस में लड़ पाएंगे। और उनको लग रहा है कि जब ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत एक तरफ जा रहा है और मुसलमान भी उधर जा रहा है, तो यादव का वोट क्यों जाएगा? वो भी जा करके उसको, प्रशांत किशोर को हम मजबूत करें ताकि वहाँ बीजेपी का जो गढ़ है वो समाप्त हो जाए। तो मेन वहाँ ये काम कर रहा है, मतदाताओं की गोलबंदी इस रूप में हुई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि नितिन नवीन को लेकर के भी आक्रोश है कि अध्यक्ष बनाया गया है और इसने पश्चिम बंगाल में
इसकी पहली जीत हुई अध्यक्ष बनने के बाद, तो एक उनका एक मुसलमानों के बीच कहिए या फिर और भी जो समाज के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके नीति कायद समाज से लोग ऊपर आए, तो उनसे भी नाराजगी है। वो प्रशांत किशोर की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ। प्रेम कुमार जी, आपसे एक सवाल करूंगी मैं कि अभी बुद्ध सिंह जी ने कास्ट की बात की, तो जो पारंपरिक पार्टियां होती हैं वो अक्सर एक पैटर्न चला आ रहा है राजनीति में, पुराना पैटर्न है कि जो पारंपरिक पार्टियां वो वोट बैंक के आधार पर वोट करती हैं। लेकिन एक नया पैटर्न बांकीपुर विधानसभा सीट में पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि जाति से परे कहीं ना कहीं वोट हो रहा है। पहले ही प्रतिशत जो देखा गया बांकीपुर का वो काफ़ी कम रहा है, 34% ही मतदान हुआ था। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जाति से परे, कास्टिज्म से परे इस बार वोट हुआ है? देखिए, कास्टिज्म इस रूप में टूटा है कि कास्ट एक कोर वोट बैंक के रूप में तो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, लेकिन वहाँ देखिए मुकाबला बाइपोलर है। तो आरजेडी भी तो MY समीकरण उसका स्ट्रांग माना जाता है, बिल्कुल। तो कास्टिज्म तो टूटा ना इस चुनाव में। तो कास्टिज्म मुझे लगता है हट करके जनता एक संदेश देना चाहती है, वो संदेश है विकल्प का संदेश। तो और विकल्प क्या है? बीजेपी वहाँ पिछले पर्दे से सत्ता में आई है बिहार में, सीधे जनता ने उनको नहीं चुना है, सरकार ने नहीं भेजा है। और जिन तरीकों से आई है उसमें अगर कुछ पॉजिटिव बातें होती तो जनता उसको भुला सकती थी, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव बातें, जैसे उनका जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, सवर्ण वोटर्स, जो अभी सर ने बताया कि वो कैसे नाराज़ हैं, तो उस वजह से ये हुआ है कि जो गुस्सा है वो कम नहीं हुआ, बढ़ा। तो हालांकि ये मुकाबला ऐसा भी नहीं कि एक तरफा है, बराबरी का मुकाबला चल रहा है। अगर सबसे ज़्यादा चिंता करने की बात है तो वहाँ आरजेडी उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन को चिंता करने की बात है कि जो कि नगण्य वोट पर चले गए, उनका सारा वोट शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर की तरफ। बीजेपी तो अपना वोट बचाती हुई दिख रही है, भले हार जाए, लेकिन बीजेपी को पहली हार तो उसी समय मिल गई जब वोट परसेंट कम हो गया, मतदान का प्रतिशत। इसमें क्या हम ऐसा कुछ जेंजी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं? अभी जो रिसेंटली हुआ था, क्या जेंजी भी इसमें ज़्यादा, या फिर जेंजी ना कहें तो हम कहें जो युवा वोटर है वो कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है? देखिए, जेन जी से हालांकि हर आंदोलन का फर्क पड़ता है। पटना में भी छात्र आंदोलन हुए, वहाँ भी लाठियां चली, प्रशांत किशोर फिजिकली मौजूद थे, क्योंकि वोटिंग भी प्रोटेस्ट के बाद ही हुई थी, 30 जुलाई को हुई। असल में पटना में लगातार प्रदर्शन चलते रहे हैं छात्रों के मुद्दे पर, और प्रशांत किशोर उसमें भागीदार भी रहे हैं, अनशन भी किया, उन्होंने धरना भी दिया है, तो वो उनकी मौजूदगी एक है, जबकि बाकी उम्मीदवार उनके समकक्ष आंदोलनकारी के रूप में नहीं दिखे थे। तो इसका फायदा तो उनको मिला होगा। लेकिन आरजेडी की भी बात कर लेते हैं ना, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, ये भी युवा चेहरा है, फिर युवाओं का जो इन्फ्लुएंस है आरजेडी की तरफ क्यों नहीं दिखता है? वो स्वयं उम्मीदवार नहीं है ना, उनकी पार्टी से उम्मीदवार है। तो हम कह सकते थे कि महिला उम्मीदवार है तो महिलाओं का उधर क्यों नहीं दिखा। तो ऐसे चीजें तब होती हैं जब महिला के इर्द गिर्द कुछ पॉलिटिक्स बिल्डअप होता नजर आए, तब ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन अभी तो महिला उम्मीदवार के रूप में भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उस तरह से बिल्डअप नहीं हुई चाहिए। बिल्डअप जो हुई पूरी चुनावी लड़ाई, वो हुई कि सत्ता और विपक्ष कौन बीजेपी को चुनौती दे सकता है। प्रशांत किशोर ने ये साबित किया कि हम दे सकते हैं, और उन्होंने अपील की थी कि इंडिया गठबंधन हमें सपोर्ट करे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मतदाताओं ने उनकी अपील को सुन लिया कि इंडिया गठबंधन के वोटर भी प्रशांत किशोर के साथ में आ गए। तो इसीलिए ये मुकाबला प्रशांत किशोर के हक में बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी हारती है तो ये नितिन नवीन की व्यक्तिगत हार होगी, ये सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत हार होगी, और बीजेपी के भीतर जो उनकी शक्तियों को चुनौती देने वाली शक्तियां हैं, उनके लिए अवसर होगा कि वो इस मुद्दे को अंदरूनी राजनीति में इस्तेमाल करें। सर, आपको रोकूंगे क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि मंजलपुर में 10वें राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी के जो सतीश पटेल हैं वो 15,448 वोटों से आगे बताया जा रहे हैं। तो गुजरात की ही बात कर लेते हैं, चूंकि अभी भी गुजरात की अपडेट आई है। 10वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है, और जो बीजेपी के सतीश पटेल हैं उनको 28,504 वोट मिले हैं। जरा सतीश पटेल जी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ उम्मीदवार के बैकग्राउंड से ज़्यादा यहाँ पार्टी ही प्रमुख है, और ये बीजेपी का वो सीट है, बहुत परंपरागत सीट रही है, गढ़ रहा है,
और बीजेपी अगर ऐसे उपचुनाव अगर हार जाती तब तो बहुत बड़ा मैसेज आता। बिल्कुल। ये चुनाव अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब ये है कि गुजरात में इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बीजेपी के अनुकूल है, या मतलब निगेटिवली मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब पूरी राजनीति में बीजेपी का कब्जा है, और जो कांग्रेस जो प्रयास कर रही है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। ये उपचुनाव का संदेश है, और उपचुनाव आमतौर पर सत्ताधारी दल के पक्ष में होता है। तो ये अगर 3 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और 3 में अगर बीजेपी एक ही जीतती है तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सवाल उठेंगे कि क्या आंदोलनों का असर है, कि कौन सी बात है कि बीजेपी अपनी प्रदेश में जहां उसकी सत्ता है वो नहीं जीत पा रही है। तो गुजरात निस्संदेह उनके फेवर में है, और मध्य प्रदेश और बिहार पर सबकी नज़र है कि मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी कांग्रेस के नेता आए हैं, जीतू पटवारी, उन्होंने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है। अगर उस सीट को वो बचा ले जाते हैं तो एक उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। सर, लेकिन तीनों सीटों पर एक पैटर्न दिख रहा है कि अभी हम बात कर रहे थे बांकीपुर की, जहां पर लगभग 34% ही मतदान हुआ। अभी हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो मंजलपुर में भी कोई खास प्रतिशत में मतदान हुआ नहीं है, वहां पर 37 से 38% ही मतदान हुआ है। तो इसमें क्या हम कम वोटिंग जो है, कम वोटिंग का टर्नआउट जो देख रहे हैं वो शहरी वोटर्स की वजह से हो रहा है? क्या साइकोलॉजी, क्या वजह है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है लगातार गिरता जा रहा है? देखिए, बाई इलेक्शंस का ये ट्रेंड होता है। बाई इलेक्शन में व्यवस्था या सरकार बदलने की स्थिति तो होती नहीं है, तो जनता स्थानीय फैक्टर पर अगर किसी उम्मीदवार को बदलना चाहे तो थोड़ा वोटिंग परसेंटेज दिखता है। लेकिन जो सत्ता में जो दोनों जगह जैसे बिहार और गुजरात में वोट परसेंटेज कम हुआ, मध्य प्रदेश में ठीक ठाक रहा, 75-76% वोट हुआ, तो उस इन दोनों जगहों पर सत्ता के प्रति उदासीनता के तौर पर इसको देख सकते हैं कि भाई क्या या तो यही जीत के आएंगे या इनको बदल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो कौन से वर्ग के जो वोटर्स हैं उनमें ये उदासीनता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो ये इसमें इसका एनालाइज ऐसे होगा कि जो वर्ग बीजेपी को आगे बढ़कर वोट करता रहा है, तो अब तक ये माना जाता था कि जो युवा वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, वो उनको वोट ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जैसे गुजरात में ही महिला वोटर्स कम आई पिछली बार की तुलना में, तो ये निश्चित अभी 5-6% महिलाओं ने कम वोट किया। तो ये वोट परसेंटेज का गिरना ये बीजेपी का ही लॉस है। इसी तरह से युवाओं का भी वोट्स, मुझे आइडिया नहीं कि कितना प्रतिशत युवा कम वोट कर रहे हैं, लेकिन जब पूरा ओवरऑल परसेंटेज कम है तो मान लीजिए युवाओं ने भी कम उत्साह दिखाया है, तो ये वोट भी उनका ही गिरा हुआ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देश में जो युवाओं में एक निराशा है वो कहीं ना कहीं, हालांकि 3 ही उपचुनाव है, बहुत बड़ा नतीजा हम इससे नहीं निकालते, लेकिन फिर भी कोई उत्साह नहीं है ऐसा तो बोल ही सकते। सर, कांग्रेस के बारे में बात कर ही लेते हैं कि अभी जो गुजरात विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं मंजलपुर सीट पे, इसमें वडोदरा में कांग्रेस की जो स्थिति है अभी भी कहीं ना कहीं मजबूत है। यहाँ पर भी जो बीजेपी का जो शहरी किला है वो अभेद्य है। देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब किसी एक स्टेट में लगातार एक पार्टी जीत रही होती है। पूरी नई सदी तो बीजेपी के ही नाम है गुजरात में। बीजेपी बनी रही है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों का गृह प्रदेश है, और वहाँ गुजरात से उनकी ब्रांडिंग है। तो गुजरात में राहुल गांधी ने कभी कहा था कि हम गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। तो गुजरात में हराने का भी मतलब ये है, अगर गुजरात हार गए इसका मतलब बीजेपी का ऑरा खत्म हो गया। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि ऑरा बरकरार है। बिल्कुल। उज्जैन जी, आपसे सवाल करूंगी, दतिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। दतिया के वोटिंग परसेंटेज अभी सर ने बताया कि वहाँ पर 75% रहा है, ये ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन वहाँ जो मुकाबला देखा जा रहा है वो लगभग तीनों सीटों से एकदम अलग है। इसको जरा आप एनालाइज करिए, जरा से ब्रीफ करिए। वहाँ दतिया में तो आपका ये सर राजेंद्र भारती की जो अयोग्यता थी और वहाँ पर जो बातें तमाम हो रही थी उससे शुरुआत करते हैं। तो उस पैटर्न पे तो नहीं हम कह सकते हैं कि अंदर में क्या उन लोगों का रहा क्या नहीं रहा, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी ने जो वोट काटा है वो अगर प्लस हो जाता तो लगभग दोनों के बीच
अभी भी कांटे की टक्कर है, लेकिन हमको लगता है कि लीड कर जाता है। इसमें एक नाम जो है वो मध्य प्रदेश में चर्चा में रहा है, वो एसपी दामोदर यादव का। उनकी वजह से कहा जा रहा था कि दलित वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, क्या कुछ सच है इस बात पे? वही आजाद समाज पार्टी के ही वो उम्मीदवार हैं। दामोदर यादव। दामोदर यादव मंडल, दामोदर मंडल लिखते हैं। हाँ, दामोदर यादव उनको कहा जाता है। हाँ। तो दलित वोट बैंक, तो ये क्या मामला क्या रहा है कि उनकी वजह से दलित जो वोट बैंक में सेंधमारी हुई कहा जा रहा था? ये उनकी पार्टी है ना, ये जो पार्टी है वो कांसीराम के नाम से है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम। तो कांसीराम दलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम पे आपके मायावती ने जो इतने दिनों तक राज किया, वो कांसीराम की ही देन है कि मायावती इतना आगे बढ़ी, और उन्हीं के नाम पे ये दामोदर यादव अब आगे बढ़ रहे हैं वहाँ दतिया में। अब देखिए आगे उनका क्या होता है। हालांकि शुरुआत है तो अभी उतना आगे नहीं है जितनी तेज़ी से मायावती बढ़ी, लेकिन वो एक तीसरे फैक्टर के रूप में वो जरूर वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नज़र आ रहे हैं। अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा कि ये सीट कौन निकाल, भारतीय जनता पार्टी निकाल पाती है या फिर कांग्रेस निकाल। सर, सबसे दिलचस्प नरोत्तम मिश्रा जी के फैक्टर पे भी बात कर लेते कि 3 बार के विधायक रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके एक नए चेहरे को, आशुतोष तिवारी जी को टिकट दे देना, तो कुछ नाराजगी रही होगी। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? मास्टर स्ट्रोक वो तो होता रहता है राजनीति में। अब कुछ अंदर पार्टी के अंदर की बात रही होगी कि क्यों उनका टिकट काट करके इनको दिया गया आशुतोष तिवारी को, और ये हमेशा होता रहता है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि टिकट काट कर दूसरे को दिया जाता है। इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। ओके। प्रेम सर, मैं आपसे सवाल करूंगी कि गठबंधन की राजनीति पे बात कर लेते हैं, बिहार पे आते हैं। बिहार में पहले से एनडीए है, इंडिया भी अब आ चुका है, छोटी छोटी कई बड़ी पार्टियां भी हैं इसमें, लेकिन अलग से जो तीसरी पार्टी आई है, आपको लगता है कि जन स्वराज में अभी भी कहीं ना कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है? हालांकि वो बढ़त बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल आता है कि क्या जन स्वराज को भी कहीं ना कहीं सुधार की कोई ज़रूरत है? देखिए, जन स्वराज एक ऐसी पार्टी के तौर पर बिहार में आई जिसके प्रमुख प्रशांत किशोर इलेक्शन के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, और उन्होंने एक होमवर्क भी किया, बड़ी बड़ी पद यात्राएं की, हर ज़िले में गए, और ऐसा लगा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़े परफॉर्मर के तौर पे वो उभरेंगे। लेकिन बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि वो 4.5% के वोट तक सिमट गए। तो क्योंकि उसी समय ये माना जा रहा था कि कम से कम 10-12% वोट तो उनको मिलेंगे और वो एक शक्ति के रूप में दिखेंगे। बिल्कुल। तो वो जो नहीं हुआ उसकी वजह मैंने ये देखी, मैंने उसे समय एनालाइज किया था कि जन स्वराज ने अपनी समांतर प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में जिसको प्रतिद्वंदी माने, उन्होंने बीजेपी को चूज नहीं किया था, उन्होंने इंडिया गठबंधन को चूज किया था। वो लड़ने गए थे राघोपुर में चुनाव, फिर नहीं लड़े, तो जनता में ये मैसेज गया कि ये तो वर्तमान सरकार के खिलाफ ये विकल्प है ही नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन का विकल्प बनना चाह रही है। तो जनता ने मेरे हिसाब से, मैंने जो एनालाइज किया कि जनता ने उनको वो जगह नहीं दी। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपना टोन ही बदल लिया, पॉलिटिकल टोन, इस रूप में कि हम ही विकल्प हो सकते हैं बीजेपी का, हम ही हरा सकते हैं बीजेपी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने अपनी छवि जो है कहीं ना कहीं खुद भी डैमेज की है। वो हमेशा अपने कुछ ना कुछ बयानों की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं, तो देखा जा रहा था कि उन्होंने अपनी छवि खुद ही कहीं ना कहीं तो डैमेज की थी। मुझे लगता है कि बयान में आना, चर्चा में आना, इससे छवि डैमेज नहीं होती है। और यही मेरा आपसे सवाल है कि इसको लेकर जो तमाम प्रकार की बातें होती, तथ्य सामने आती है, टिप्पणियाँ आती हैं, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपनी छवि बनाई है, डैमेज नहीं की। डैमेज तो पॉलिटिकल डिसीजन से होते हैं। जो मैंने कहा कि आप किसको अपना राजनीतिक स्पर्धा में प्रतिद्वंदी मानते हैं, अभी उन्होंने साबित किया कि हम ही बीजेपी के समांतर विकल्प हो सकते हैं। तो इस चुनावी जीत के बाद जन स्वराज एक पार्टी के तौर पर नए विकल्प के रूप में उभर सकती है। लेकिन नया विकल्प तो हमेशा बिहार में वोट कटवा साबित होता है ना।
नहीं, या इससे तीसरी पार्टी हमेशा एक वोट कटवा के तौर पर साबित होकर उभरती है? नहीं, आप उदाहरण रखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि अभी हाल में कोई ऐसी पार्टी वोट कटवे के तौर पर दिखी हो। इवन जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी वाली रही, उनके भी जो एनडीए के साथ हैं, उन्होंने भी वोट काटा तो किसी को सत्ता से दूर करने की कोशिश की। भाई आपको जेडीयू को एकदम 42 की सीट पर ले आए, तो वोट कटवा नहीं, वो बड़ा इम्पैक्ट देने वाले वो साबित हुए, अपनी सीटें भी बनाई। तो हमें बिहार में अभी वोट कटवा कोई नहीं दिखता, कोई किसी न किसी गठबंधन के साथ है, अकेला कोई नहीं है। अकेला आज जन स्वराज पार्टी ही है जो कि अकेली पार्टी खड़े होकर किसी गठबंधन में नहीं है। तो वो वोट कटवा साबित आप पिछले चुनाव के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं वो विकल्प के तौर पर अब दिखेगी, ऐसा मेरा विश्लेषण है, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम बीजेपी का विकल्प बन सकते हैं। ये आरजेडी की नेतृत्व के लिए चिंता का सबब है। उनके लिए बीजेपी को हरा देना ये काफ़ी नहीं है। आपने स्वयं क्यों नहीं हराया, ये सवाल उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये जन स्वराज हरा रही है, ये जन स्वराज की उपलब्धि है, आरजेडी की उपलब्धि नहीं है। सर, एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी 7वें राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त बनाते हुए अपनी जो साख है वो और मजबूत कर ली और अब तक उन्हें 13,500 वोट मिले। तो अभी जो हम इतनी बात कर ही रहे हैं सर, तो युवाओं की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में एक जो बहुत बड़ी युवा आबादी है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ओल्ड पॉलिटिकल पैटर्न से या फिर पुरानी राजनीति से ऊब चुकी है और वो एक नया ऑप्शन तलाश रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को लगातार बढ़त मिल रही है? देखिए, ये बढ़त अभी छोटी है, बड़ी बढ़त नहीं है, 1000 के आसपास है। ये कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन उस सीट पे ये बढ़त है जो बीजेपी का गढ़ है, उस सीट पे है जो नितिन नबीन का विधानसभा क्षेत्र है। इस हिसाब से ये बड़ी बात है कि बीजेपी हार रही है। लेकिन पानी बदला है, युवाओं से लेके हर वर्ग के मतदाताओं का जो रुझान है वो शिफ्ट किया है। ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। ये ट्रेंड अगर जारी रहता है तो फिर बिहार से बाहर भी मैसेज जा सकता है। सर, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर क्या कयास लगाए गए थे कि ये जो बांकीपुर जो अवैध किला है बीजेपी का, क्या इसे ढहाया जा सकता है, वो भी एक नई पार्टी? देखिए, कोई भी राजनीति में किला अभेद्य रहा नहीं है स्थायी रूप से। भाई, जब इंदिरा गांधी हार सकती हैं, राहुल गांधी हार सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हार सकते हैं, तो कौन सा किला किसी के लिए अभेद्य रहा है? तो ये इस बात को एक बार फिर साबित करता है कि बांकीपुर, जो कि नितिन नबीन 5 बार लगातार एमएलए रहे, उनके पिताजी भी उससे पहले एमएलए रहे, वो किला भी ढह सकता है। तो कोई भी किला अभेद्य नहीं है, ये बांकीपुर की जनता उसको साबित। हमने जन स्वराज की बात कर ली, बीजेपी की बात कर ली, लेकिन आरजेडी की बात हमने शायद अभी तक नहीं की है कि आरजेडी क्यों पिछड़ रही है? ये मूल बात वही है कि बीजेपी को चुनौती दे कौन सकता है? तो जो चुनौती दे सकता है इस रूप में जो स्थापित करे, तो उसके साथ वो वोटर्स भी जुड़ते हैं जो उनके नहीं होते हैं और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि मुस्लिम और यादव का भी रुझान प्रशांत किशोर की ओर हो गया, जो कि आरजेडी के वोटर्स थे। तो आरजेडी से गलती कहाँ हो रही? आरजेडी से गलती हो रही है कि जब प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में हैं तो आपको उतना ही बड़ा कद वाला प्रत्याशी देना चाहिए था। तो बीजेपी ने जो गलती की, वो गलती है कि उनकी रणनीति है। मैं तो मानता हूँ कि वो उनकी रणनीति है। मैं तो मानता हूँ कि वो जानबूझ के हार रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के रूप में एक राजनीतिक विकल्प खड़ा हो, ताकि आरजेडी और उसके नेतृत्व वाली गठबंधन कमज़ोर हो। ये बीजेपी हार करके भी अपनी रणनीति में जीत रही है, मैं तो ये मानता हूँ। तो इस रणनीति को अगर आरजेडी समझती तो वो प्रशांत किशोर के पैरेलल में एक नया, लेकिन आपने काफी बड़ी बात अभी कही है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी कमजोर पड़े। उनकी दीर्घकालिक राजनीति के लिए यही बेहतर है कि वो राजनीति जो हमेशा के लिए एक इंडिया गठबंधन के तौर पर खड़ी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो है, तो वो कमज़ोर हो। तो क्षेत्रीय शक्ति अगर पैरेलली कोई विकल्प के रूप में खड़ी होती है तो उनकी राजनीति आगे मजबूत होती है बिहार में। तो ये उसकी रणनीति है। तो मैं तो हार करके भी बीजेपी की रणनीति सफल मैं देख रहा हूँ बांकीपुर में। सम्राट चौधरी अभी नए नए वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं,
बीजेपी में जिस प्रकार से अभी जो रुझान देखे गए थे बिहार के चुनाव में, अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, जनसुराज आ जाती है, जो ताज है वो जनसुराज के सर पर पहुंचता है, तो क्या कुछ होगा सम्राट चौधरी की? अगर हम इमेज पर बात करें, उनकी साख पर बात करें, तो क्या इसके नतीजे आएंगे, क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, इस उपचुनाव के नतीजे से सम्राट चौधरी की कुर्सी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर किसी की इमेज पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो वो नितिन नवीन की इमेज पर फर्क पड़ेगा। आपकी तो वो कंस्टिट्यूंसी है, सम्राट चौधरी की कंस्टिट्यूंसी नहीं है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए हार हुई है, ये उनके ऊपर तोहमत है। तो ऐसे एक उपचुनाव से बीजेपी कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल देगी और कुछ दूसरी उपलब्धियां लेकर के वो सामने आ जाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो मुझे सम्राट चौधरी के पॉलिटिकल करियर पर फिलहाल कोई असर नहीं दिख। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।